श्रीराम शर्मा की रचना है स्मृति। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, यानी कि खूब सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पहले ही कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के दिन थे ही, जिस पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। इतनी ठंडी हवा से हड्डियां तक ठिठुर रही थीं। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। मां ने भुंजाने के लिए थोड़े चने धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकले। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से हर साल उससे आम तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न होकर हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थीं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप रहता था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में झांकने की सूझी। सबसे पहले झांकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि, यानी कि वह आवाज जो लौटकर आपको ही सुनाई दे। और जब सुना तो बड़ा ही आनंद आया। परंतु कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे हैरान हो गए, जैसे किलोलें करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहकहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी।
सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक मुझे याद नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। अचानक जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गईं। मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। कुएं के पास बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई दहाड़े मारकर रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और घबराहट से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी घावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। संकल्प अगर दृढ़ हो तो दुविधा की बेड़ियां भी कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं उस विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। परंतु विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया और दूसरे सिरे को कुएं के चौखटे पर टिकी लकड़ी के साथ बांध दिया। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा।
इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूंगा, तब ध्यान से नीचे देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था और आधा भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी, एक उपाय आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटक रही थीं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के सम्मुख 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुईं, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सांप अपनी आंखों से ही सुनता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थीं कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थीं और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। मजबूर होकर दूसरे मार्ग को ही चुनना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम
कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, घबराकर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिरे पर 3-4 स्थानों पर सांप की पीव सा कुछ लगा हुआ है, और वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मेरे सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, यानी कि मुझ में और सांप में थोड़ी दूरी आ गई। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूं। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा। बाहें भर गई थीं, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, यानी कि मेरी सांसों की गति बहुत ही तेज हो गई थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने कुएं से मुझे बाहर आते हुए देखा था, उसे अपने पक्ष में लिया और कहा कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती हैं। कितने अच्छे थे वह दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। तो ये मेरी बचपन की स्मृतियां हैं जिन्हें मैंने आपसे साझा किया।